हाँ, सो विल स्टार्ट विद जैसे हम लोग हर महीने करते हैं कि एक ब्रीफ इंट्रो टू मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल एंड इसके अंदर का बुक क्लब वर्टिकल हम लोग कैसे फंक्शन करते हैं। हम लोगों ने वेरी रिसेंटली चेंज किया है हमारा फॉर्मेट, तो इवन बिफोर वी स्टार्ट आज का सेशन, अगर एनी वन हैज़ एनी फीडबैक और एनी ओपिनियंस आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि वी हैव चेंज्ड इट फ्रॉम a book each month to first we changed it to a book every 2 months, and now we are trying out articles. Excuse me. सो हम लोग रिसर्च पेपर्स एंड वेरी शॉर्ट आर्टिकल्स 14 पेज 20 पेज के आर्टिकल्स वी आर ट्राइंग टू रीड हर महीने कि मे बी इफ द लोड ऑफ रीडिंग इज लेस, हम लोग ज़्यादा अच्छे से we're able to absorb it or something like that. So it would be helpful to hear also कि अगर आप लोगों को it has been easier पढ़ने के सेंस में कि बुक से ज़्यादा आर्टिकल रीड करना has been easier or anything like that, or if it has not been any easier, वो भी like anything, that sort of an opinion feedback would help as well. But the way we do it is हम लोग एक आर्टिकल चूज करते हैं। अगर किसी को भी कोई रिकमेंडेशन या सजेशन है कि हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, तो दैट इज़ मोर देन वेलकम। फिर हम लोग उन रिकमेंडेशंस को भी टेक इन टू अकाउंट एंड देन वी डू अ पोल। यूजली अगर एक से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं फॉर रीडिंग्स, एंड देन वॉट एवर गेट्स द मोस्ट वोट्स, हम लोग उस बुक को या उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। एंड दिस इज़ वेरी रिसेंट, दिस इज़ ओनली द सेकेंड सेशन इस बार जो हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग दैट हम लोग ट्राई आउट कर रहे हैं। एंड दी ओनली थिंग फॉर द बुक क्लब इज़ कि हम सब लाइक इस स्पेस में आकर अपने ओपिनियंस डिस्कस कर सकें, और एक बहुत नॉन लाइक बिना प्रेशर लिए हम लोग अपने रीडिंग पे भी थोड़ा तवज्जो दे सके। बिकॉज आई नो कि एटलीस्ट मेरे लिए, एंड आई नो कि बहुत दूसरों के लिए भी ये है कि इतना लाइक वियर्ड सिचुएशन है, इतना लाइक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है कि रीडिंग, बैठ के किसी चीज़ को पढ़ना कंप्लीट करना सुकून से इतना मुश्किल हो जाता है। तो वी ऑल्सो आर होपिंग कि मे बी अगर हम लोग इसको साथ में करें तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, या फिर इफ़ वी शेयर द लोड ऑफ अगर हम पूरा रीडिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, आधा पढ़ पा रहे हैं या उसका एक सेक्शन पढ़ पा रहे हैं, एंड बाकी लोग बाकी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, देन वी कम टुगेदर एंड डिस्कस इट एंड सॉर्ट ऑफ अब्जॉर्ब पूरे रीडिंग का कोर, दैट कुड बी प्रोडक्टिव एज वेल। सो आर लाइक expectation is just that we come in here and we engage in discussion। हम लोग जितना ज़्यादा एक दूसरे के आइडियाज से कुछ टेक अवे कर सकें, और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करें। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि अगर नहीं पढ़ा है तो आप कुछ मत बोलिए। ऑफ कोर्स नथिंग लाइक दैट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कोशिश करें इंक्लूसिव और मल्टीलिंगुअल रहने का, विच इज़ ऑल्सो समथिंग आई स्ट्रगल विद। तो इवन इफ सेशन के बीच में हम बहुत ज़्यादा अगर इंग्लिश में बात करने लगे तो प्लीज़ फील फ्री टू इंटरप्ट मी एंड मेंशन दैट, क्योंकि वो होता है कभी कभी फ्लो में इसे। बट यस, कमिंग टू द आर्टिकल जो हम लोग इस महीने पढ़ रहे हैं, दिस वाज सानिया आपीज रिकमेंडेशन, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। इट्स एक्चुअली अ रिपोर्ट आई थिंक, जो हाजून चांग का रिपोर्ट है कॉल्ड किकिंग अवे द लैडर द रियल हिस्ट्री ऑफ फ्री ट्रेड। तो इस आर्टिकल में हाजून चांग इज टॉकिंग अबाउट कि हम लोगों को जो फ्री ट्रेड का हिस्ट्री बताया गया है, नॉट जस्ट बताया गया है ऐसे लाइक लूज सेंस में, बट बहुत ही इंट्रेंच्ड इंस्टीट्यूशंस में भी, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड आईएमएफ टाइप के इंस्टीट्यूशंस जिस टाइप का पॉलिसीज़ और आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, वो सभी स्पेशली फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, वो सभी लाइक थोड़ा क्वेश्चनेबल है और थोड़ा लाइक ऑल्टर्ड वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। कि फ्री ट्रेड के थ्रू जो आज के करंट इकोनॉमिक पावर्स हैं इन द वर्ल्ड, स्पेशली द यूएसए, स्पेशली द यूके, द आइडिया दैट वो सब उस लेवल तक पहुंचे हैं फ्री ट्रेड के थ्रू इज़ द आइडिया दैट इज़
प्रोपोगेटेड। मगर हाजुन चांग सेज कि ये हिस्टोरिकली इसको डिनाई किया जा सकता है और एटलीस्ट इसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये पूरा सच्चाई नहीं था। एंड हाउ आज की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो रोड मैप फॉलो करने बोला जाता है, वो रोड मैप खुद इन कंट्रीज ने नहीं फॉलो किया था। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ सेटिंग अस अप फॉर फेलियर जब आप कहते हैं कि जो कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं उनको इन तरह के पॉलिसीज और सॉर्ट ऑफ स्टेप्स यू कैन से फॉलो करने चाहिए। दे हैव नेवर एक्चुअली लेड टू दैट कंक्लूजन कि वो टॉप तक पहुंच सके या वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल एंड स्टेबल बन सके। सो लाइक आई सेड द की आर्ग्यूमेंट इज कि जो टॉट हिस्ट्री और रियल हिस्ट्री है ऑफ हाउ आज के रिच कंट्रीज बन गए उतने पावरफुल, वो दोनों बहुत डिफरेंट हैं। एंड चांग ऑल्सो सेज दैट फ्री ट्रेड जो अभी ग्रोइंग कंट्रीज को जिसका आइडिया सेल किया जाता है कि फ्री ट्रेड इज़ द वे टू कि आप अपनी कंट्री के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करिए और डेवलप करिए, वो उस टाइप का फ्री ट्रेड आज के इकोनॉमिकली पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्चुअली अडॉप्ट किया था खुद के स्टेबलाइज होने के बाद। इट वॉज नॉट वॉट दे यूज टू बिकम पावरफुल एंड बिकम स्टेबल अपने खुद के हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम अ मोर थियोरेटिकल एंड आइडिया वाले पर्सपेक्टिव से, द आइडिया की हिस्ट्री को एक डिसिप्लिनरी टूल के तरह यूज़ किया जा रहा है कि जिस तरीके का हिस्ट्री आप दुनिया में प्रोपोगेट कर रहे हैं, जिस तरीके का हिस्ट्री आप सबको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, उसको वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल उसको यूज़ किया जा रहा है ऐसे तरीके से कि बाकी कंट्रीज एक लिमिट के अंदर रहें या एक लाइन को फॉलो करें और वो एक तरीके से फंक्शन करें जो कि अल्टीमेटली उन कंट्रीज़ को बेनिफिट नहीं करता बट ऑलरेडी पावरफुल कंट्रीज़ को बेनिफिट करता है। तो जो आर्टिकल का टाइटल है किकिंग अवे द लैडर, उसका कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली दिस कि आप खुद टॉप तक पहुंच गए और अब आप उस मेटाफोरिकल लैडर को किक करके आप उसको हटा दे रहे हैं ताकि कोई और उस सेम लैडर को यूज़ करके टॉप तक ना पहुंच पाए। एंड देन आप कह रहे हैं कि देर वॉज नो लैडर टू बिगिन विथ, हम लोग ये फलाना ढिमकाना कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दिस स्लाइड इज मोस्टली फॉर मी क्योंकि न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा था, बट द आइडिया इज तो न्यू सारा मैं लिबरल। बस एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, यस क्योंकि प्लीज। जैसे जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा है हमको लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्कशन को हम इंडिया से भी लिंक करते जाएं, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म लिबरलिज्म ये सब का बहुत रियल कॉन्सिक्वेंस हम पर होता है, इंडियंस पर होता है और इंडियन फार्मर्स पे होता है। तो वो बेसिकली एकदम शॉर्ट में जैसा कि सारा ने बताया कि रिच कंट्री जो थे, जब वो छोटी छोटी उनकी इंडस्ट्री थी अपनी खुद की, तब वो तो प्रोटेक्ट किए उन इंडस्ट्रीज को। किस तरह से प्रोटेक्ट किए कि बाहर से हम क्रॉप नहीं लेंगे, हाई टैरिफ लगाएंगे, मतलब एक ज्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि जब बाहर का प्रोडक्ट अंदर आए तो वो ज्यादा दाम में बिके। तो ऑफ कोर्स लोग घर का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना, क्योंकि वो सस्ता होगा। तो जो अमीर कंट्रीज थी वो खुद अपने अपने आप को, जब वो अमीर नहीं थी तब वो इस इन सारे प्रोटेक्शनिज्म सारी चीजों से प्रोटेक्ट करी अपनी इंडस्ट्रीज को, उनको सब्सिडी दिया। लेकिन अब जब वो अमीर हो गई हैं तो वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कहती हैं कि तुमको अगर हमारा पाथवे चूज करना है तो तुम प्रोटेक्शनिज्म हटाओ, तुम अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट मत करो, तुम फॉरेन compete करने लगो, तुम सब्सिडीज मत दो। और आई थिंक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे विदर्भा रीजन में। मतलब फार्मर्स का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, फार्मर एक रीजन है महाराष्ट्र में विदर्भा, वहाँ पे उनका हाईएस्ट सुसाइड रेट है। और ये किकिंग अवे द लैडर जब मैं पढ़ी थी तो मुझे लगा कि ये कितना लिंक्ड है ये एग्जाम्पल इससे, क्योंकि अम, पहले विदर्भा एक एग्रीकल्चरल लैंड था और वहां पे वो लोग जो कुछ खान होता है ना, कैश क्रॉप होता है, फूड क्रॉप होता है। फूड क्रॉप आप खा सकते हो, कैश क्रॉप ज्यादा जैसे कॉटन वगैरह है,
तो आप बेचते हो उनको, उनको आप खा तो नहीं सकते इस तरह से। तो कैश क्रॉप नहीं ग्रो करते थे वो लोग, फूड क्रॉप ही ग्रो करते थे विदर्भा में। तो जो थोड़ा बहुत होता था, मानसून आता था, इतना अच्छा हो ना हो, जो कुछ बेचता था और कुछ जो बच जाता था वो घर में ही खा लेते थे, तो भूखमरी नहीं थी। फिर ये हुआ कि कि भाई अब सब चीजों को कम, फार्मर्स का इनकम डबल करना है और प्राइवेटाइज करना है, और फार्मर्स को हाई यील्ड, एक तो कि कैश क्रॉप, आप ऐसा क्रॉप चेंज कर दो, फूड क्रॉप से आप कैश क्रॉप कर दो कि जो बेचने वाला है वो कमाए। तो पहले जहाँ पे वो लोग हमेशा ट्रेडिशनली ज्वार, पल्सेस, थोड़ा बहुत कॉटन ग्रो करते थे, अब उनको बोला गया कि नहीं, तुम सिर्फ कॉटन ग्रो करो, कॉटन 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 ग्रो करो। 1900s में, ठीक है, तो उनसे बोला गया और कॉटन कैसे ग्रो करो, हाइब्रिड सीड्स लो। ये सीड्स जो है इनमें क्या होता है कि इनकी यील्ड बहुत अच्छी होती है। तो उनका जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुआ करता था उसमें उनके बीज खुद ही वो लोग हर ईयर सेव करते थे, वो बीज से वो लोग ग्रो करते थे। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलिज्म आया, न्यू लिबरलिज्म, इंडिया ने अपना मार्केट खोल दिया, तो उसमें ये प्रॉमिस था कि अब आपकी कंट्री डेवलप होगी, अब आप इस तरह के सीड्स यूज करिए जिनका इंक्रीज यील्ड होगा, ग्लोबल मार्केट में जिनको आप बेच सकते हो, आप कैश क्रॉप कॉटन आप लगाओ। तो उन्होंने बोला कि आप हमसे सीड खरीदो। तो कौन, इंडिया को अमेरिकन कंपनी हाई यील्ड वैरायटी सीड बेच रही है। तो बेसिकली फार्मर्स को अब सीड खरीदना है, जो उनका ट्रेडिशनल वो था जहाँ के वो सीड प्रिजर्व करते थे, और इनका सीड ऐसा है कि आपको हर साल खरीदना है। मतलब आप वही सीड, जब पेड़ बड़े हो जाए आप फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर तो बोले कि ये जो कॉटन है ये आपके एक रास्ता बन जाएगा पोवर्टी के बाहर। इस तरह का नैरेटिव बहुत फैलाया गया, सारे फार्मर्स को बोला गया आप सीड्स खरीदो, हर साल सीड्स खरीदो। फिर इन सीड्स के साथ क्या हुआ कि आपको बहुत सा फर्टिलाइजर भी उसमें ऐड करना है, फर्टिलाइजर भी खरीदो, अच्छा आप पेस्टिसाइड भी खरीदो, ठीक है, सब कुछ खरीद लो। और जो पहले उनकी प्रैक्टिस थी कि सीड सेव करते थे, लोकल मन्योर यूज करते थे, केमिकल्स कम होते थे, वो 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 सब रिप्लेस हो गया, ठीक है। और विदर्भा एक ऐसा रीजन है जो मानसून रेन पे डिपेंडेंट है, तो बहुत कम बारिश हुई तो क्रॉप फेल हो जाता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो पेस्ट और डिजीज हो जाता है। और कॉटन जो है एक बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, तो कोई बैकअप फूड क्रॉप भी नहीं है। अब कॉटन अगर नहीं हुआ तो वो खाएंगे क्या, इतना तो पैसा नहीं है कि वो खरीद के अनाज अब खाने लगे, क्योंकि हमेशा ये लोग अपना खुद ही ग्रो करते थे, लेकिन अब तो वो ग्रो भी नहीं कर रहे थे। और कॉटन की जो प्राइस है वो इंडिया नहीं डिसाइड करता है, क्योंकि कॉटन इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका प्राइस जो है वो आउटसाइड इंडिया, यू नो यूएस सब्सिडीज, ग्लोबल डिमांड, स्पेकुलेशन, ये सब डिसाइड करता है। तो जस्ट टू पुट इट इन शॉर्ट, तो फार्मर्स ने फिर बैंक से लोन लिया, लोन लेके सीड लिया, सीड लेके फर्टिलाइजर खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, केमिकल्स ये सब खरीदा। जान जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने मनी लेंडर्स से लिया। और क्या हुआ कि क्रॉप नहीं वहां पे फसल हो पाई। अच्छा, इसी से आप कंपेयर करें पंजाब रीजन, इट डिड बेनिफिट बहुत, वहां पे फसल भी और वहां के फार्मर्स बहुत अमीर हो गए। बट विदर्भा में ऐसा नहीं हुआ, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स, क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ, लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए, पेस्टिसाइड्स, वही पेस्टिसाइड खा के वो लोग ने अपनी जान ली, जिसको उन लोग ने खरीदा था जो काम नहीं आया। अम, तो किकिंग अवे द लैडर का एक अच्छा, लाइक एक इंडिया का भी एग्जाम्पल, मतलब विदर्भा के लिए आई थिंक इट काइंड ऑफ रियल टर्म्स में इट मेक्स सेंस कि क्यों भाई विदर्भा में इंडिया के हाईएस्ट सुसाइड रेट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाए आउटसाइड फोर्सेस से, उनको फोर्स भी करा एक तरह से कि चेंज करो, और फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट में पुश कर दिया गया और कोई सेफ्टी नेट ही नहीं रखा। और एक फेल मॉनसून, और उस टाइम पे कॉटन का ग्लोबली प्राइस भी कम हो गया, एंड इट बिकेम अ टेरिबल स्टोरी। और अभी तक वहां के फार्मर्स इम्पोवरिश्ड हैं। सो आई थिंक दिस इज लाइक वन रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाउ लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, मार्केट खोलो, जितना हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लाइक हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है वो एक तरह से बहुत न्यू लिबरल ही हो गई है। हर चीज को प्राइवेटाइज करो, फार्म लोन्स, ये इवन फार्मर्स फार्म लोन्स को भी इससे हम लोग लिंक कर सकते हैं। सो या दैट्स फ्रॉम माय साइड, प्लीज कंटिन्यू।
नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सान्या पे। इफ यू हैड मोर टू से प्लीज आप बोलिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाला एग्जांपल। No, I will keep adding. You go on. Yes, okay, okay. And speaking of the Indian context, ये भी like I think ये art, I don't know if ये article में mentioned है, but because वो लोग colonial examples की भी बात करते हैं कि जो जिस तरीके से ब्रिटेन और यूएस, जो जब वो ब्रिटेन का क्या कहते हैं उसको, कॉलोनी था, वो लोग जिस तरीके से इकोनॉमिकली एडवांस हुए थे, उसमें colonialism भी लाइक उस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एंटायर थिंग वाज कि वो लोग रॉ मटेरियल्स अपने कॉलोनी से लेकर आते थे बहुत लाइक चीप में, और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाकर सेम कॉलोनी में वापस भेजते थे टू बी सोल्ड बहुत हाई प्राइसेस पे। एंड ये चीज़ ऑफ कोर्स वी नो, बिकॉज ये इंडिया में भी सेम चीज़ होता था, एंड इसी के अगेंस्ट द होल we had so many movements against this, especially वो स्वदेशी movement का भी point was this, that हम लोग local grown and local made consume करें, because our resources are being taken, और उसी को वापस लाकर हम लोगों को ऐसे ऐसे insane दाम में बेचा जा रहा है कि ऑलरेडी एक impoverished country को आप लोग और क्रिपल कर दे रहे हैं। बट यस, न्यू लिबरलिज्म का बेसिक आइडिया जो ऑथर shares with us is that कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को न्यू लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी एक्सप्लेन्स इट एज लाइक समथिंग दैट डिस्टॉर्ट्स आउटकम्स, कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो वो एट सम पॉइंट और दी अदर काम खराब ही करेगा, और वो इकोनॉमी को थोड़ा लाइक वीकेन कर देगा। ये न्यू लिबरलिज्म का सॉर्ट ऑफ टेक ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। एंड वो बोलते हैं कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, जब हम मार्केट्स कम्प्लीटली ओपन कर देते हैं कि इंपोर्ट पर उतना हाई टैरिफ ना हो, एक्सटर्नल प्लेयर्स आप लोग लाइक बहुत ही फ्रीली आकर इस कंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड यू कैन सेट अप योर थिंग एंड वट एवर। तो जब इस तरीके का फ्री ट्रेड होता है, उससे ग्रोथ होता है, एंड उससे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जो उसको वो लोग कहते हैं, इंक्रीज होता है, एंड सो देर इज लाइक मोर लाइक ज़्यादा तेज लेवल पे ग्रोथ होता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली दे ऑल्सो से दैट लाइक द सेम आर्ग्यूमेंट एज बेसिक कैपिटलिज्म वाला आर्ग्यूमेंट, कि क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो ज़्यादा नए नए तरीके के सोल्यूशंस भी लोग लेकर आएंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड दे से दैट कंपटीशन इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। तो दे आर ऑल्सो सेइंग कि स्टेट जितना दूर रहे इकोनॉमिक फंक्शनिंग से, उतना ही कंट्री के लिए बेहतर है। वो ज़रूर लाइक अगर स्टेट सपोर्ट कर रहा है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को, जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ के फ्रीडम मूवमेंट के बाद जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो जो कोर इंडस्ट्रीज़ होता है, जैसे मेटल वाली इंडस्ट्रीज़ या फिर रेलवेज एंड थिंग्स लाइक दैट, उसको अगर स्टेट सपोर्ट कर रहा है, तो न्यूलिबरलिज्म का कहना है कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं है उस कंट्री के लिए। उससे बेहतर है कि आप स्टेट को बिल्कुल ही दूर रखें इन सारे मामलों से। एंड सो वो लोग ये कह रहे हैं कि पुअर कंट्रीज जो हैं, वो लोग गलत पॉलिसी की वजह से ही गरीब हैं, क्योंकि उनके स्टेट्स ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ज़्यादा इंटरवीन करके डिसीजंस ले रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। तो जितना कम वो हो उतना बेहतर। एंड विच इज़ वाई दे सेइंग कि इंटरनेशनल ओपननेस ओपननेस का फ़ायदा होता है कि जितना ही ज़्यादा जल्दी आप अपने कंट्री के बॉर्डर्स ओपन कर लें, आप अपने ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, वो आपके लिए बेहतर है। एंड इन 1980s बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो रहा था। इसका कॉन्टेक्स्ट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक डिक्लाइन, जिसके वजह से बहुत कंट्रीज ने न्यू लिबरल अप्रोच अडॉप्ट किया। एंड द न्यू लिबरलिज्म वाला सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट और द नैरेटिव इज दैट इसके बाद दोज कंट्रीज became like much more successful, much more stable, and इसके पहले तक they were using state interventionist approaches और वो काम नहीं किया।
But of course, later Ha Jun Chang will show us how this is not entirely true. और जो कंट्रीज इस टाइम पे इस टाइमलाइन में 90s, सॉरी 1900s के कॉन्टेक्स्ट में फ्री ट्रेड प्रमोट कर रहे थे और खुद भी टू सम एक्सटेंट फ्री ट्रेड वाले पॉलिसीज यूज कर रहे थे, कंट्रीज लाइक द यूएस, यूके, फ्रांस, ऑल ऑफ दीज अदर कंट्रीज ऑल्सो, स्वीडन वगैरह, उन सारे कंट्रीज ने अपने खुद के पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर इनिशियल डेज ऑफ देम बीइंग अ नेशन में ऑलरेडी इसका ऑपोजिट किया था। तो बिकॉज दे वर फंक्शनिंग ऑन अ डिफरेंट टाइम लाइन, जिस टाइम में बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बहुत सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट होकर इमर्ज हो रहे थे, तब तक ये सारे कंट्रीज वर ऑफ कोर्स क्वाइट ओल्ड ऑलरेडी, लाइक फॉर सम ऑफ देम वो सेंचुरीज से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे थे, उनको कभी कॉलोनाइज नहीं किया गया था। उनका एक बहुत नॉट स्मूथ बट अ फास्टर एंड अ मच अर्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम मोनार्की या जो भी सिस्टम टू एन इंडिपेंडेंट स्टेट हो चुका था। तो उनका टाइमलाइन ही कम्प्लीटली डिफरेंट था, एंड इट इज़ अनफेयर टू से कि इन इस टाइमलाइन में हम लोग फ्री ट्रेड यूज़ कर रहे थे, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव कम दिस फार, एंड देयरफॉर आप भी इंडिपेंडेंस के बाद अपने, नाउ दैट यू आर नो लॉन्गर अ कॉलोनी, आप भी सेम पॉलिसीज यूज़ करके कैन गेट टू दिस पॉइंट। um oh sorry. And so जो इसको हाजुन चांग calls this the sanitized, I don't think he uses the word sanitized, sorry, but it is sort of the altered, sanitized version of the story that we are told, which is बहुत ही सिंपल क्रोनोलॉजिकल थिंग अबाउट हाउ ब्रिटेन जो है वो 18th सेंचुरी में इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हो गया। और बिकॉज ब्रिटेन एंड फ्रांस का वी नो दे हैव ऑलवेज been very competitive with each other, they have also always been at war with each other, but in that timeline ब्रिटेन जो था वो इकोनॉमिकली stronger than France. And so the sort of historical explanation for this is कि ब्रिटेन ने फ्रांस को बीट किया थ्रू यूजिंग फ्री मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड, एंड अपने गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमिक फंक्शनिंग से दूर रखकर। एंड ब्रिटेन में एक बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शनिस्ट लॉ था। सो प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट भी हाजुन चांग एक्सप्लेन्स टू अस। इट इज सॉर्ट ऑफ एक कॉन्सेप्ट विद इन द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टेड ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट कि जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली इन्वॉल्व रहे इकोनॉमिक फंक्शनिंग्स में, और वो जितने हद तक कर सके वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके हाई टैरिफ्स लगाए। एंड नॉट जस्ट हाई टैरिफ्स, लाइक वो आर्टिकल में एक्सप्लेन भी करते हैं कि इवन बियॉन्ड दैट बहुत कुछ है, जैसे कि एजुकेशन पे एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से फोकस करना, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना एक कंट्री के अंदर। एंड इन सारे सॉर्ट ऑफ आइडियाज एंड पॉलिसीज के थ्रू वो अपने कंट्री को स्ट्रेंथन करें। सो दे सेड कि ब्रिटेन ने उनका प्रोटेक्शनिस्ट लॉज जो था, स्पेशली द कॉर्न लॉ ऑफ 1846, उसको रिपील किया। वो था एक बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट लॉ जिसके वजह से ब्रिटेन अपने लाइक ब्रिटेन के like the state, the government was very involved in whatever was going on trade wise, एंड उसको रिपील करने के बाद ब्रिटेन का ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत ही तेजी से बढ़ा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द ट्रजेक्टरी ब्रिटेन का दैट वी आर टोल्ड। एंड वंस दिस वाज रिपील्ड उन लोगों ने एक much like more open and free way of competing on the global scale, they brought that about. And so अपने लाइक कंट्री के अंदर एक बहुत ही ओपन वे ऑफ ट्रेडिंग, एंड इवन बियॉन्ड देयर कंट्री उनका इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बहुत ही एंथुजियास्टिकली उन लोगों ने फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल एंड लेबर एम्प्लॉय किया, लो टैरिफ्स रखा, एंड इन सारे चीज़ों के थ्रू दे सॉर्ट ऑफ
गॉट टू वेयर दे आर। तो इस पीरियड को 1870s टू 1914 के इस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है ब्रिटेन के इकोनॉमिक हिस्ट्री का। और इस इन सारे पॉलिसीज का कंक्लूजन ये था कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर ब्रिटेन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। एंड देन दे से कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब काफ़ी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी वीकन हो गया था, तो कंट्रीज वापस सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एम्प्लॉय करने लगी। तो उन्होंने फिर से टैरिफ्स रेज किया, फिर से इकोनॉमी में ज़्यादा इंटरवीन किया, और इसके वजह से उनका इकोनॉमिक फंक्शनिंग काफ़ी लाइक weaken हो गया। And then after that, when they again got rid of these protectionist ideology and उसका implications, तब जाकर फिर से उनका prosperity बहुत बढ़ गया। तो इस तरीके का narrative से the idea is to say that we have seen historically कि हम लोग खुद की countries में जब protectionist laws हम लोगों ने एम्प्लॉय किया, जब हम लोगों ने बहुत ही कॉन्शियसली अपने कंट्री में फ्री ट्रेड को इतना ओपन स्पेस नहीं दिया, तो हम लोगों का बहुत घाटा हुआ, लाइक वी वर एट अ लॉस बेसिकली। एंड ये कहकर is what like this is how they try to sort of explain to the rest of the world, and especially to third world countries, कि this is not the best way to go about it. सो द ट्रेजेक्टरीज की फ्री ट्रेड से बहुत प्रोस्पेरिटी हुआ। फिर जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आया, स्पेशली वर्ल्ड वॉर्स की वजह से, तो प्रोटेक्शनिज्म एम्प्लॉय किया गया, और उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ। एंड उसकी जो स्टेट लेड डेवलपमेंट हो रहा था वो बहुत दिन नहीं चला, like it did not lead to the results that they had wanted. And then ultimately because इसकी वजह से इतना like loss हुआ national scale पे, neoliberal reform was brought in, and that is sort of the cure for everything, and उसके थ्रू ही economic situation fix हुआ इन countries का। and so the idea इसके थ्रू was to say कि like also to some extent to say कि देखो हम like अगर हमारे कंट्रीज ने ये मिस्टेक्स ऑलरेडी किया है, देन वी नो कि इन सारे पॉलिसीज में से, इन सारे लाइक एक्सपेरिमेंट्स में से क्या अच्छा रिजल्ट्स यील्ड करता है, और किस चीज़ से बहुत ही लॉस होता है और प्रॉब्लम आता है इन आवर कंट्री। सो देन वाई डू यू नीड टू एक्सपेरिमेंट? आप लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज यू कैन सीधा डू what brought us prosperity and not have to deal with कि ये ट्राई कर रहे हैं और फिर ये ट्राई कर रहे हैं, और इससे अगर लाइक सिचुएशन बिगड़ गया तो फिर उसके बाद ये ट्राई कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दैट, यू कैन सीधा डू एग्जैक्टली व्हाट वी आर टेलिंग यू, जिससे हमारा प्रॉस्पेरिटी आया था, जिससे वी वर एबल टू स्टेबलाइज आवर इकोनॉमीज। एंड इसको ही कॉल्स दिस हिस्ट्री सैनिटाइज, बिकॉज जितना भी कॉन्टेक्स्ट था कॉन्फ्लिक्ट का और एग्जिस्टिंग पावर का, उसको हटा दिया गया है। क्योंकि इस वर्जन ऑफ द स्टोरी में the fact that a lot of these countries had colonies, the fact that बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को उनके इंडिपेंडेंस के टाइम जिस तरीके के sort of what are they called, um, international laws and things that they were made to sort of agree to, um, a lot of it was also through coercion. So especially कॉलोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के थ्रू ही इनका रेवेन्यू इतना बढ़ रहा था, बट दैट पार्ट ऑल्सो इतना क्लियरली और ब्लंटली वो नहीं कहा जाएगा कि द रीज़न अ लॉट ऑफ दीज कंट्रीज वर प्रॉस्पेरिंग, द रीज़न इनका इतना sort of national income था, was because of the fact that उनका यूरोप सॉरी एशिया में और अफ्रीका में कॉलोनीज था, जहाँ से उनको नॉट ओनली रॉ मटेरियल्स दैट दे वांटेड बट आल्सो वेरी चीप लेबर नेक्स्ट टू नथिंग। अगर आपके पास कंट्रीज फुल ऑफ लाइक पीपल हैं जो आपके गुलाम हैं, तो ऑफ कोर्स आपको उतना लेबर में भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, आपका एक
पूरा ही डिफरेंट फ्रेमवर्क में आप फंक्शन कर रहे हैं, जो कि आज के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पास ऑफ कोर्स नहीं है. So the author says he talks about all of the issues with this narrative, जो कि नंबर वन ऑफ कोर्स थोड़ा हिस्ट्री को ये लाइक मॉडिफाई कर रहा है, थोड़ा डिटेल कर रहा है कि ब्रिटेन जो कह रहा है कि जो लाइक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट एंड everyone says that Britain sort of developed through free trade. वो बहुत ही हद तक सच नहीं है, and he also does this बहुत डिटेल में, because in the article there are subsections dedicated to talking about ब्रिटेन का historical trajectory, यूएस का historical trajectory, same for Sweden and I think Hungary, a lot of these countries, कि उनका फ्री ट्रेड वाला फेज बहुत बाद में आया. शुरू में जब वो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो नन ऑफ देम वर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन फ्री ट्रेड टू push themselves and develop further. And the US is infamous for using protectionist laws and policies. ये भी he sort of um, talks about, especially in the context of um, freeing slaves. He says जो US का what's it called? Sorry, give me 1 second. And apart from ignoring जो पावर imbalances थे, um, अगर हम लोग इंडिया को भी एज एन एग्जांपल लेकर चले, तो जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जब इंडिया था एज अ कॉलोनी, तो हम लोग भी वो रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते थे ब्रिटेन को, स्पेशली दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कॉटन एंड इंडिगो, एंड वी वर ऑल्सो अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. लाइक हम लोगों को like it was sort of dumped on us ना. That is also something like so obvious कि इतने high sort of, not only high prices but more importantly we were not allowed to sort of create and be productive for ourselves. हम लोगों का सारा productivity was for an external entity. हम लोगों के कंट्री के अंदर जितना भी sort of प्रोडक्शन हो रहा था वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए था. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इवन जो एग्जिस्ट करते थे पहले से, उनको भी डिसमेंटल कर दिया गया था. हमारा जो टैरिफ पॉलिसी था वो भी ऑफ कोर्स इट वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन, इट वाज नॉट कि हम लोग खुद डिसाइड कर रहे थे. एंड इसमें द आइडिया दैट sort of is explained through this is कि ब्रिटेन अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता था. तो इन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंडिया वॉज फोर्स्ड इनटू ओपननेस. अगर हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में भी सोचें ऑफ दिस एज फ्री ट्रेड, तो इंडिया वॉज सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड इनटू इट कि आपको लेना ही पड़ेगा जो भी सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिटेन से आ रहे हैं, और जो भी रॉ मटेरियल्स यहाँ से ब्रिटेन जा रहे हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद चूज करें कि कितने सॉर्ट ऑफ लाइक व्हाट लेवल ऑफ टैरिफ्स हम लोग लगाएंगे या फिर टैरिफ्स रहेगा भी या नहीं. तो जो भी था वो वी वर नॉट मेकिंग दोज डिसीजंस. एंड सो सारा आपकी बात सुन के मेरे को वही एक लिंक लग रहा है, जैसे हाउ लिबरलिज्म इज लिंक्ड विद कोलोनियलिज्म, वैसे ही नियो लिबरलिज्म इज लिंक्ड विद लाइक नियो नियो कोलोनियलिज्म, राइट? क्योंकि यस. कंट्री आजाद हो गया, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर अभी भी उसी तरह का है. एंड देयर इज अ गुड एग्जांपल आल्सो अगेन. इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो काइंड ऑफ शोज कि एक कंट्री जब आजाद हो जाता है और ब्रिटिशर्स से अपना जब चुंगल हटा देता है, तो उसके बाद वो खुद कुछ स्टेप्स ले सकता है, लाइक प्रोटेक्शनिज्म ना, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना.
तो आई जस्ट टॉक अबाउट कि हाउ इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट्स अ रियली गुड एग्जांपल। क्योंकि पहले जब हम लोग मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, फिर भी हम लोग का खाना फिर भी अपने पास था, हम लोग बनाते थे। टेक्सटाइल्स भी इंडिया का था, स्टील भी बनाने लगे थे। लेकिन जब दवाइयों की बात आती थी, हमेशा बाहर की कंपनी से ही लेना था। मतलब इंडिया की कोई इंडस्ट्री खुद की थी ही नहीं। तो पूरा होल ऑफ इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और इसीलिए आप देखोगे, लाइक इंडिया में एक इम्प्रेशन है कि मतलब दवाइयाँ ये सब बहुत महंगा है, एक एक रहा है उसके वजह से। क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट अगर उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा हो जाए तो आपको सामने से आपका घर बिक जाएगा। कोई लाइफ सेविंग ड्रग भी है, वो सब बाहर से खरीदना होता था। लेकिन 1970s में इंडिया ने एक अपना पेटेंट लॉ में बदलाव लाया आजादी के बाद। उन्होंने बोला कि तुम मेडिसिन पे तो ठीक है, चलो बाहर से जो मेडिसिन आ रही है, तुम उसके प्रोसेस को पेटेंट कर सकते हो, तुम हमें नहीं बताओ कि तुम कैसे बनाते हो, लेकिन तुम मेडिसिन इटसेल्फ को पेटेंट नहीं कर सकते हो। तो जब इंडिया ने ये लॉ चेंज किया, तो इंडियन साइंटिस्ट क्या थे, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते थे कि अब उनके पास एक फॉरेन ड्रग है, तो उसको वो लैब में जाके समझ सकते थे कि उसको आसान तरीके से कैसे बनाया जाए, एक चीपर सिंपलर तरीके से कैसे बनाया जाए। और छोटे छोटे इंडियन कंपनीज ने करने लगे, अब जो बहुत ही वेल नोन है, डॉक्टर रेड्डी, ये सब, सिप्ला। तो दे बिकेम बेटर एट इट, और खुद बनाने लगे रिवर्स इंजीनियरिंग करके। और उसका जो प्राइस कंपैरिजन था, मतलब पहले जब आपका घर बिक जाता था, अब सिर्फ आपका साइकिल बिकेगा अपने आपकी जान बचाने के लिए। ऐसा है, मतलब बहुत बड़ा एक चेंज आया था ये। और सिर्फ इंडिया में नहीं आया था, तो अभी भी आप सुनते रहोगे कि अफ्रीका में भी इंडिया के बहुत से ड्रग्स आते हैं। लाइक अभी भी जब हम जाते हैं जैसे दवाइयाँ लेने, तो अक्सर हम लोग जेनेरिक दवाई लेते हैं, क्योंकि वो सस्ती होती है, क्योंकि इंडिया की कंपनी ने बनाया हुआ है। सेम कॉम्पोजिशन है, बाहर की कंपनी जो है उसका ज्यादा ट्रिपल चार्ज है। आई डोंट नो, आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया आप लोग में से कभी? हम जाकर यही कहते थे कि जेनेरिक दवाई दे दो। हाँ, कोई भी एलर्जी की मॉन्टेलुकास्ट से कुछ लेना होता है तो, एंड दैट इज द रीजन। और फिर यू नो हाँ, वर्ल्ड ट्रेड, ये WTO एंड ये सब ने 2005 में फाइनली बोला कि नहीं, आप नहीं और कर सकते हो, पेटेंट तुम्हें वापस रीइंट्रोड्यूस करना होगा। बट देन बाय दैट टाइम इतना था कि स्किल्ड साइंटिस्ट थे, फैक्ट्रीज हो चुकी थी, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि, और इवन कोविड-19 में जिस तरह की हमारी आबादी है, इट वाज वेल मैनेज्ड, हमारे जो वैक्सीन वगैरह थे। बिकॉज हमारा था, अगर इमेजिन करो हम लोग को वही वैक्सीन सिर्फ बाहर से खरीदने पड़ते हैं, टोटली लाइक बिना बनाए, तो हाउ एक्सपेंसिव दीज वैक्सीन वुड हैव बीन। तो या दिस इज जस्ट अनदर एग्जांपल जो, हाँ, जून चांग के आइडिया को सपोर्ट करता है कि अगर आप पहले आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी इंडस्ट्रीज को थोड़ा, और उनको बनने का मौका दे रहे हो, तब वो बाहर के उसे compete कर भी सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आप बस प्रोटेक्शनिज्म पूरा हटा दो, सब्सिडीज हटा दो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड सिमिलर लाइक, वही बात है कि विदर्भा, लोग ये बोल रहे हैं कि विदर्भा में, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, लेकिन सेम चीज पंजाब में काम किया, पंजाब के फार्मर्स बहुत प्रॉस्परस हैं, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनको पता था उनका क्रॉप हो नहीं हो, गवर्नमेंट तो एक फिक्स अमाउंट में खरीदेगा। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, और फार्म लॉज यही चाहते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहे ही नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहे ही नहीं। जो भी फार्मर्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से भी बाहर की कंपनीज आए, जैसा भी खरीदें। जैसे एक फार्मर की मैं स्टोरी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि एक बार कोका कोला ने, सॉरी, लेज ने बोला था कि हम आपके ये आलू लेंगे, ये सब लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग जब लेने का टाइम आया, एंड दे वर लाइक हम इस प्राइस पे लेंगे, अच्छा प्राइस सेट किया। लेकिन जब लेने का टाइम आया, तो देयर पीपल केम विद अ बैंगल कि जो आलू इससे बड़ा होगा बस उसी को लेंगे, और जो बाकी बचे हुए आलू है वो नहीं लेंगे। एंड क्या हुआ कि उनका जो प्रोडक्शन था, अब आप उनको तो बहुत लो कॉस्ट में कहीं और बेचना पड़ा। तो इस तरह से जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने हटा दिया गवर्नमेंट का, और आप इंडस्ट्रीज को बिना कोई प्रोटेक्शन के बेच रहे हो, दे कैन डू ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो हैव real consequences. So yeah, this again shows how, you know, a developing country like India
के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, और बहुत सारी चीजों में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। इवन लाइक टॉय इंडस्ट्री जो थी एक टाइम पे इंडिया में, बहुत लाइक सेंटर्स थे, मुरादाबाद और ये सब, यहाँ पे आप अपने अगर वालिदैन से भी like, पूछोगे, उन्हें पता होगा ये सब सेंटर्स है, वहाँ पे टॉयज बनता था। लेकिन जब 1990 में लिबरलाइजेशन हुआ, चाइना से इतना टॉय आने लगा, और वो बेहतर क्वालिटी का था, और ऑब्वियसली सस्ता ही है, उनकी बड़ी कंपनी है, बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उनके। तो वो पूरे टॉय इंडस्ट्रीज एकदम ही लाइक, और ये स्मॉल गारमेंट इंडस्ट्री जिसमें औरतें एम्प्लॉयड थी, ये सब बिल्कुल ही खत्म हो गए। एंड वन ऑफ द रीजन वाज कि पहले से ही दे वर नॉट प्रोटेक्टेड इनफ। सो या, वेरी लाइक, ये सब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स और ये सब हम लोग समझते हैं, IMF, बट हाउ लाइक they're just for the rich countries serving their goals, nothing else. Yeah. इट्स वेरी मच लाइक व्हेन आई थिंक ऑफ ये सारे इंस्टीट्यूशंस, IMF, WTO, हमको वो लाइक आई डोंट नो व्हाई बट मेरे दिमाग में वो एक किसी कंपनी के HR के तरह, लाइक आई अंडरस्टैंड दैट कि अगर एम्प्लॉय लाइक इट इज सच अ रेप्यूटेड थिंग, एंड इसके बारे में इतने जोक्स भी बनते हैं ना कि अगर आपको कोई एज एन एम्प्लॉय इशू एंड यू गो टू HR, इट इज वेरी लाइकली दैट यू विल एंड अप, HR will end up like taking actions that are aligned उस कंपनी के Yeah. You लाइक might lose your job as well. हाँ कि ताकि उसके बेनिफिट्स के हिसाब से HR काम Hmm. करेगा, बट आपको ये इम्प्रेशन रहेगा द होल टाइम कि इट इज देयर फॉर द एम्प्लॉयज सेफ्टी एंड वट एवर, बट अंदर से वी ऑल नो दैट दे आर लाइक सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस इन सम सेंस। उसी तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस, इवन यूनाइटेड नेशंस, लाइक आई नो दैट्स नॉट सो लाइक इकोनॉमिकली अलाइंड जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस गिव मी दैट सेम लाइक उन No, वो सेम they तरीके से are हमको absolutely, absolutely, सारा, क्योंकि पहले ये लोग प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कॉलोनियलिज्म से। अब देखो, हम्म। अब लेट्स जस्ट लिंक इट, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, अभी विदर्भा में फार्मास्यूसाइड करें, ठीक है, अब ये लोग आएंगे विदर्भा में यूनाइटेड नेशंस के थ्रू एड लेके, और एड में हम्म। क्या होगा, ये नहीं होगा कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ये करवाएंगे। उनका एड भी इस तरह का होगा कि इट विल बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट जो आपने होल्स बनाए हैं जिसकी वजह से शिप ऑलमोस्ट सिंक हो जाता एंड पूरा चेंज आ जाता सिस्टम में, तो आप नहीं चाहते कि पूरा चेंज आ जाए, यू डोंट वांट अ रेवोल्यूशन, तो यू जस्ट मेंट दोज होल्स इनफ कि शिप थोड़ा सा बस फ्लोट करता रहे थ्रू दीज एड इंडस्ट्रीज, दैट्स इट। सो they'll come हम्म। to Vidarbha and they'll give you some, इतना करेंगे कि हो ना, 100 के 100 फार्मर्स ना सुसाइड कर रहे हो, कुछ कुछ को सपोर्ट कर देंगे, एंड देन दे वुड बी लाइक या। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सारे, UN इज आल्सो, UN हैज अ हैंड इन इट, डेफिनेटली। हम्म। अच्छा, हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, क्या उन्हें कुछ नहीं बोलना है? तुबा, रोमाना, हुमैरा, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए, फारिया, नफीसा, नूर, शगुफ्ता, आप लोग भी कुछ ऐड करिए, क्योंकि ये तो हम लोग के मतलब एक रिफ्लेक्शन की बात है, आप लोग जरूर अपने पेरेंट्स से भी कुछ सुनते होंगे इन टॉपिक्स पे। नहीं, आई थिंक आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इटसेल्फ इज मेकिंग टू मच सेंस, तो उसी को ओके। सुन रहे हैं। बट द पॉइंट व्हिच यू सेड इन द एंड कि एंड सारा आल्सो सेड, तो कि जो जो यूएन जिस तरीके से फंक्शन करता है, और जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमको बताते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कैसे एक बस पॉजिटिव लॉ है, और उसका कोई एक सैंक्टिटी नहीं होती, कि मतलब अगर बड़े पावरफुल कंट्रीज ही गलत करेंगे तो उनको कौन, मतलब दे हैव मेड आईसीजे एंड ऑल, बट देयर इज नो सच थिंग एज आईसीजे, एंड हाउ बिगर कंट्रीज या फिर जिन्होंने खुद को अपना परमानेंट मेंबर्स बना रखा है, वीटो पावर दे रखी है, वो कैसे कंट्रोल करते हैं इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और फिर ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छा, हम मतलब हम आपका डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप डेवलपिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला, while they are actually exploiting our resources and our funds. तो मैं उसको उस एब्सोल्युटली। पर्सपेक्टिव से यस। देख रही थी कि
किस तरीके Yeah. से हाउ like not in terms of economy, actually in terms of policy making, policy politics, also how bigger countries and bigger countries, I don't mean कि उनके पास बहुत पैसा है, पैसा तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास भी है, but bigger countries in terms of geography, bigger countries in terms of what power do they hold in the United Nation, blah blah blah. तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बना के रखी हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बना रखी हैं ताकि ये इकोनॉमीज को कंट्रोल कर सकें, और पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकें और पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल कर सकें। या तो बेसिकली या और ये सारी यूएन एड एजेंसीज क्या करेंगी? अब खाना दे देंगी, जो भी है, मतलब अच्छा ही काम कर रहे हैं देखा जाए तो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ खाना दे देंगी, मेडिसिन दे देंगी, कुछ फंडिंग दे देंगी, बट प्रॉब्लम तो नहीं एड्रेस कर रहे हैं। अगर अगर लॉज themselves ग्लोबली आर फ्लॉड, पेटेंट रेजिम में ही प्रॉब्लम है, ट्रेड रूल्स में ही प्रॉब्लम है। सब आप सब्सिडी अपने फार्मर्स को भर भर के दे रहे हो, यूएसए ऑस्ट्रेलिया, और आप कह रहे हो कि आप इंडिया अपने फार्मर्स को ना दे। तो मतलब सब्सिडी में ही असिमेट्री है। तो ये तो एड्रेस ही नहीं हो रहा है ना। ये सब रिफॉर्म्स आना should be our should be the way of bringing about change rather than कि हाँ हाँ हम तुमको थोड़ा और फंडिंग दे दे रहे हैं, थोड़ा खाना दे दे रहे हैं कि एकदम भुखमरी ना हो जाए। एंड नॉट जस्ट इंडिया, लाइक अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज वी सी दैट। एंड लाइक भले ही हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, बट आई थिंक व्हाट द स्टडी डज इज कि हम लोग जो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं सोशली, आई थिंक एक सोशल और इकोनॉमिक एक कोहेरेंस आ रहा है इस रीडिंग के वजह से कि हाउ एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। कॉलोनियलिज्म भी किस तरह से उसका जो इकोनॉमिक डायमेंशन है उसके वजह से डेवलप्ड, ये सब वर्ड्स भी कंट्रोवर्शियल हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन किस तरह से ये पावर इम्बैलेंसेस इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ही परपेचुएट हो रहे हैं। राइट, अग्रीड। और एक तरह से ये एक बहुत पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर भी लगता है कि लाइक इन अ ब्रॉडर सेंस कि आप लोग डेवलप्ड पावरफुल कंट्रीज हैं और अब आप लाइक इस थर्ड वर्ल्ड या रीसेंट हिस्ट्री में जो डीकॉलोनाइज हुए इंडिपेंडेंट हुए उन कंट्रीज को भी आप ही बता रहे हैं कि तुम अपने कंट्री को कैसे चलाओ और तुम अपने कंट्री के इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाओ, मतलब। एंड देन वी हैव लाइक हिस्टोरिकल एविडेंस ऑल्सो दैट जिस जिस जगह पे द कंट्रीज जहाँ पे दे हैव ट्राई टू नॉट adhere टू कैपिटलिज्म, जहाँ पर सोशलिस्ट पॉलिसीज बहुत अग्रेसिवली प्रमोट किए गए थे, या फिर बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पर दीज पॉलिसीज वर सक्सेसफुल एंड दे वर नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स, तो उनको भी फिर आपने बहुत ही इंसिडियसली उनके पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दिया। एंड लाइक घूम फिर के इट्स ऑल्सो कनेक्टेड कि लाइक या तो हमारे इंस्ट्रक्शंस और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यू प्ले, या फिर आपको लाइक सीधा डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाएगा और आपको लाइक लाइक यू आपको कंपटीशन से ही इन अ सेंस निकाल दिया जाएगा। This also like makes me reflect on Malala and Greta Thunberg का distinction। यस। या मलाला क्या है, मतलब आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि औरतों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने का जो है तालिबान नहीं पढ़ने दे रहे हैं, आप उसके विक्टिम हैं, दैट्स ऑल वेरी गुड एंड फाइन, कोई इसका पोजीशन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी में ये नहीं बोल रहे हो कि किस तरह से अफगानिस्तान हैज बीन ऑक्यूपाइड फॉर सो लॉन्ग, और हम्म। किस तरह से एक वॉर उस पे हुआ विच इट डिडंट आस्क फॉर, किस तरह से उसकी जो लोकल इंडस्ट्रीज थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो इनका एजुकेशन था, उनकी ठीक है ज्योग्राफी है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी था जो ये वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे थे। और अगर आप वो सब नहीं बोल के सिर्फ यूएस लेड इंटरवेंशन का पिक्चर दिखाओगे कि फॉरेन एड जो था इट हेल्प, ओके इट हेल्प, शी वेंट टू ऑक्सफोर्ड, एवरीथिंग एवरीथिंग ठीक है, बहुत सारा फूड प्रोग्राम हो रहा है अफगानिस्तान में, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द गवर्नमेंट फंडिंग इज बाय यूएसए। लेकिन हम्म। ये स्पेंडिंग जो है इट हैज नॉट हेल्प लाइक फार्मर्स एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की वो अपनी इंडस्ट्री मतलब मार्केट में कुछ बन सके, लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट ही नहीं किया है, सब सिर्फ एड के लिए जो कर रहे हैं कर रहे हैं। तो
वही बात है कि आपने सिस्टम को तो क्वेश्चन ही नहीं किया। आपने इतने ज्यादा वायलेंस को, पॉलिटिकल वायलेंस को क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, आपने एक तरह के वायलेंस को क्वेश्चन किया और उसके लिए आपको बिल्कुल हम दाद देते हैं। लेकिन हाउ आर वी सपोज टू रियली बट अपॉल। उस वायलेंस का जो बिगर कॉन्टेक्स्ट था, जिस वायलेंस ने उस वायलेंस को गिव बर्थ या टू इट, उसको आप नहीं एड्रेस कर उसको रहे हैं आपने एट ऑल। एड्रेस नहीं किया, उसको आपने फोरफ्रंट में नहीं लाया। तो हम तो कहेंगे ही ना कि आप एक प्रॉपर्टी की तरह से आप बन गए ना। लाइक हम्म। आप यू आर बीइंग मार्केटेड एज आई एम मलाला स्टोरी एंड एवरीथिंग। लेकिन वो स्टोरी हैज टू बी अ कंप्लीट स्टोरी, एंड दैट्स व्हाई पीपल काइंड ऑफ, वो कहते हैं लोग कि वी शुडंट पिक एंड चूज, बट देन ग्रेटा थनबर्ग हैज इन दैट वे बीन वेरी ट्रू कि भाई ये बिग कॉरपोरेशंस हैं, you are in hand with them, सारे political leaders, and we are against you. And she has shown more. अब फिर ये भी बात है, बोलते हैं इतनी यंग लड़की से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और दोनों को नहीं कंपेयर करना चाहिए। बट शी हैज राइटली क्वेश्चन द सिस्टम एंड द रूट कॉजेस ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई उसके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट आता है दिल में। एंड आई थिंक इसका एक इंडिकेटर इज ऑल्सो द popularity of that person. Like if there are individual people who end up in these positions, उनका like I feel like वो एक मेजर नहीं कर सकते उस हिसाब से, बट वो एक इंडिकेटर भी होता है। लाइक अगर if one of these people become a public figure and they are popular throughout, like हर हम्म। कैटेगरी के लोग अगर उनको कमेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ थिंग कि आप फिर सोचें कि अगर like if this person is so agreeable for everyone, then what does this person stand for? उनका एक फेम भी बड़ा मैन्युफैक्चर्ड लग रहा है। आप हिलरी हम्म। क्लिंटन के साथ भी हो, आप सबके साथ हो। मतलब या काफी मैन्युफैक्चर्ड फेम है। या और आई थिंक ग्रेटा थनबर्ग भी निकली, जब शी स्टार्टेड ऑफ, लीडर्स उसको कोऑप्ट करना चाह रहे थे। हाँ, बहुत अग्रेसिवली अटेम्प्ट हाँ, टू देवर लाइक अग्रेसिव दे अटेम्प्ट, बट हैड, देन या। शी टोल्ड देम ऑफ, लाइक तो उसकी स्पीच वगैरह भी फेमस है। एंड I was just going through like famous leaders political speech, and उसमें मैं unrelated है but थोड़ा सा related भी है। जैसे ची गुवारा का स्पीच था। और ये सब स्पीच जो है वो हम लोग इंग्लिश में तो नहीं सुन सकते, वो अपने नेटिव लैंग्वेज में राइटली सो करते हैं। बट लाइक अगर उनको यूएन में बुलाया गया, दैट कम एंड से मदरलैंड और दैट, और यासिर अराफात की फिलिस्तीन के लिए जो स्पीच था, आई कम विद एन ऑलिव ब्रांच एंड आई कम विद अ गन एंड प्लीज डोंट लेट मी ड्रॉप द ऑलिव ब्रांच। आई मीन अच्छे इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं, क्योंकि दे काइंड ऑफ मेड अ डेंट and said that we're not going to follow those rules, and they paid a price for it. Okay, so Cuba paid a price in some ways. Yasser, um, he himself paid a price for it. But then we should, as Muslim women, we should be conscious of these figures. We should acknowledge them, and we should know the difference between who we are promoting, who we are not promoting, and that would be our developing our consciousness, our critical consciousness, that we're just not going to Starbucks and sipping and wanting to be the, um, matlab, that that is being well read. That is being the you understanding ki how these systems are benefiting, who are they benefiting, asking the right questions, and inshallah, that's what we aspire through this book club. Um, Jazakallah khair, Sarah, again for doing this so well. This might be Sarah's last session, so I just want to say that she has done a really, really great job at this. Jazakallah, Sanya Abdi, that is so sweet of you. And I've just been trying my best. I know sometimes, I am not that well prepared, या फिर बहुत सारे रीडिंग्स ऐसे हैं जिसमें आई स्ट्रगल इतना कि हमको खुद में ही फील हो जाता है कि हम लाइक I might not, do it justice, but I have just tried my best, and I hope that that has been enough. And yeah, It was but enough. And you never came across as underprepared. You always came across as very well prepared. So Jazakallah khair for putting that effort, for enlightening us. Jazakallah, Jazakallah. It is just like so fun to do this with all of you. मतलब जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, even if किसी सेशन में like 4-6 लोग भी होते हैं, I am like, अगर if these many people have also shown up, और अगर आप लोग 2 घंटे तक यहाँ रुक कर you are here and we are talking about something, it feels
like a huge thing to me. But yes, so there are very, I think there are few slides left only, so let's just go through them quickly. And again, किसी at any point हम जो भी बोल रहे हैं, if you have anything उससे related जो आप बोलना चाहती हैं, प्लीज लाइक यू डोंट हैव टू वेट कि हम एक पॉज लें तब आप कहें, आप अपने आप को सीधा अनम्यूट करके जो भी बोलना है प्लीज डू एल, लाइक दैट इज द मोस्ट, like that would be the best thing. तो आप लोगों को at any point if you have anything to say please do. But yes, the key argument जो हाजुन चांग is trying to make is this only कि एक तो how everything is वेरी कनेक्टेड, एंड किसी भी चीज़ को अगर हम लोग एक बहुत ए हिस्टोरिकल लेंस से देखें तो वो वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं होता। जब तक हम लोग 1700s और 1800s के यूरोपियन कंट्रीज लाइक ग्रेट ब्रिटेन एंड उसका कॉलोनी द यूएस, इनका उस टाइम के एक्शंस एंड पॉलिसीज को जब तक हम लोग नहीं देखें, तब तक उनके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का पावर एंड ऑल्सो उनके प्रेजेंट हाउ दे गॉट हियर ऑल्सो वो भी उतना क्लियर नहीं होगा। एंड इफ वी डोंट डू दैट तो हम लोग भी लाइक ये आइडिया बिलीव कर लेंगे, वी विल बाय इट कि हाँ ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हैं कि आपने फ्री ट्रेड के थ्रू यू हैव गॉटन हियर देन मे बी आप सच ही कह रहे होंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो डू द सेम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर अस टू historicize everything, क्योंकि we know कि these countries and in a global context जो भी हम लोगों को पढ़ाया गया है या बताया गया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ 100% गलत हो, बट इट इज़ मोस्ट लाइकली कि उसका या तो हमारे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है या फिर उसका कोई एंगल थोड़ा ऑब्सक्योर है, थोड़ा छुपा है, जिसके बारे में अगर हम लोग को पता चले तो हम लोग उस चीज़ को एक एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइट में देख पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। तो ही सेज कि जो रिच कंट्रीज हैं वो जो रूल्स अभी बाकी कंट्रीज को बता रहे हैं और बहुत ग्रेशियसली भी बता रहे हैं, ये इम्पीरियल कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज का ये भी एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है ना कि एक बहुत स्पेसिफिक टोन में भी वो द काइंड ऑफ आइडियाज दैट दे प्रोपोगेट, कि ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा एहसान हो रहा है कि वो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो बिना उनके वी वुड नॉट बी एबल टू understand or adopt, वो they are sharing with us. I don't know if you guys feel the same way, but हमको तो ऐसा लगता है, but they that is being done, and at the same time वो गलत information है। जो जो रोड मैप वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ या फिर अभी डेवलपिंग नेशंस के साथ शेयर कर रहे हैं, वो रोड मैप उन्होंने खुद नहीं फॉलो किया था, और यही सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है ऑथर का। वो आप अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे वापस जाकर तो वो कंट्री बाय कंट्री गए हैं, देर आर सब सेक्शंस अबाउट द यूएस, अबाउट द यूके, अबाउट ऑल ऑफ दीज अदर कंट्रीज। वो पेज आफ्टर पेज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत डिटेल में कि किस तरीके से जो टोल्ड हिस्ट्री है और जो अनटोल्ड हिस्ट्री है वो कितना डिफरेंट है, कि उनके बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे, उनके बहुत ऐसे लेजिस्लेशंस थे जो एक्टिवली उस कंट्री के ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो एक्टिवली एट वन पॉइंट ब्रिटेन हैड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थिंक हाजुन चांग सेज कि उनका स्टैंडर्ड वाज 12% और समथिंग, 12 और वाज इट 24, आई डोंट नो, एक काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड ऑन एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन। एंड देन जब वॉर आया तो उसको उन्होंने डबल कर दिया फॉर सम कोर पार्ट्स ऑफ देयर इंडस्ट्रीज, फॉर सम कोर इंडस्ट्रीज उसको completely डबल कर दिया टू प्रोटेक्ट देयर ओन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। एंड वो वॉर खत्म होने के काफी बाद तक भी वो ही हाई लेवल ऑफ टैरिफ था जो डबल द रेट। एंड दिस दे विल नॉट टेल यू, दिस विल नॉट बी द हिस्ट्री दैट विल बी गिवन टू अस व्हेन दे आर सेइंग कि ऐसे करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। So it is a very insidious thing to some extent also, that this is sort of being not talked about. And the ladder wala idea that
is there in the title of the article is it comes from this quote by Frederick List. I think he was um well, I don't remember. I'm so sorry. And ये मेरे notes में भी नहीं है. But if I find out, I will like if anyone else remembers, please tell me. But the quote is that he says it is a very common, clever device that when anyone has attained the summit of greatness, he kicks away the ladder by which he has climbed up, in order to deprive others of the means of climbing up after him. In this lies the secret of the cosmopolitan doctrine of Adam Smith and of the cosmopolitical doctrine of Adam Smith and of the cosmopolitical tendencies of his great contemporary William Pitt and of all his successors in the British government administrations. So he is saying कि even economic like proponents like Adam Smith and all of these other people, they like the idea that a certain way Great Britain attained its economic prosperity is very different from the actual way that they achieved it. And the core idea is that वो रोड मैप एक्चुअल वाला हम ना शेयर करें, बिकॉज देन थिंक अबाउट इट, देन दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर दैट कंट्री. अगर हम सारे कंट्रीज को कह दें कि नहीं, जिस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं इज दैट हम बहुत ही हाई टैरिफ्स लगा दिए इम्पोर्ट पे, और हम दूसरे कंट्रीज के साथ लाइक उतना फ्रीली ट्रेड नहीं कर रहे थे, हम फोकस कर रहे थे इंटरनली. तो बाकी कंट्रीज जब वो सेम चीज करेंगे तो इसमें लॉस तो लाइक इन कंट्रीज का भी हो रहा है ना, बिकॉज दीज अदर कंट्रीज विल देन बी क्लोज्ड ऑफ. तो again they are protecting their own interests, even when they are saying कि we will share exactly how we got here, वो तब भी अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये कोट है फ्रॉम लास्ट मंथ्स स्लाइड्स. आई forgot to delete that, but yes, देन वी कैन ऑल्सो आस्क कि वो लैडर क्या है, लाइक जो मेटाफोरिकल लैडर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके सपोर्ट के थ्रू इन कंट्रीज ने प्रॉस्पेरिटी अचीव किया. वॉट वर दोज थिंग्स? सो द मेन थिंग इज टैरिफ्स, बट देर वर ऑल्सो अदर थिंग्स. तो द ऑथर सेज कि सब्सिडीज, अपने बहुत सारे कोर इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना. गवर्नमेंट विल fund a lot of things for you. The government will sort of, even financially and in other ways through policies, support, so that जब वो बहुत ही एक एक बेबी स्टेज में, एक बहुत ही इन्फेंट स्टेज में अगर कोई इंडस्ट्री है और वो लाइक ऑफ कोर्स फर्स्ट few sort of for some time they will need support, so the government is providing that support, whether it is financially, whether it is through policies, by making sure कि उस इंडस्ट्री के लिए एक्सटर्नल कंपेटिटर्स ना एंटर कर पाए मार्केट में, या फिर बाय मेकिंग श्योर कि इंटरनली ही जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग सेल करने पे फोकस करें, रादर देन लेटिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स कम इन. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर quote unquote the ladder कि this is the actual stuff that these countries did to make sure that उनका economic growth बहुत exponentially हो. And all apart from all of this it was also investment in skills and tech कि किस तरीके का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को हम लोग sort of और आगे ले जा सकते हैं. So for that there was also an emphasis on education, and not just like basic education, but funding and sort of supporting research in very specific industries, जिससे कि गवर्नमेंट को पता है कि इसके थ्रू दिस इंडस्ट्री विल प्रॉस्पर. एंड सो बहुत स्ट्रेटेजिकली ये सारी चीज़ें की गई थी. एंड अगेन लाइक दीज थिंग्स, एंड इसके साइड में अगर हम यहाँ पे लिख दे फ्री ट्रेड, तो दे आर कम्प्लीटली द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, एंड लाइक देर इज वेरी लिटिल लाइक कॉमन ग्राउंड बिटवीन देम. तो जो एक्चुअल लैडर है और जो लैडर सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट किया जा रहा है वो दे आर क्वाइट क्वाइट डिफरेंट. And in Fin Industries, I don't know why, but I felt like it might be helpful to like also specifically talk about what these were.
एनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जो भी कोई नया इंडस्ट्री हो या कोई नया एंटरप्राइज हो जो कि अपने इतने नेसेंट स्टेज में, वो ऑब्वियसली नहीं रेडी है इंटरनेशनली या इवन इंटरनली बहुत अग्रेसिवली compete करने के लिए फॉर द फर्स्ट फ्यू years, फॉर some time they will also have a hard time sort of breaking even. तो एक्सटर्नल sort of कंपनीज एंड ग्लोबल मार्केट में compete करना तो भूल ही जाओ फिर। तो चांग सेज दैट इस स्टेज में, इस इन्फेंट इंडस्ट्री स्टेज में कोई कंट्री अपने इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे, वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और वो नॉर्मल इन द सेंस कि हर कंट्री ये करता है, एंड इसका रिजल्ट्स आर ऑलवेज ऑल्सो good for that country, like it always yields good result as well. And इन इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को केटर करना, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, उस कैटेगरी के थिंग्स पे इंपोर्ट पे टैरिफ्स लगाना, एक्सटर्नल कंपटीशन को नहीं एंटर करने देना काफ़ी अग्रेसिवली। अगर आप अपने सॉर्ट ऑफ बॉर्डर्स को कंट्रोल कर रहे हो और आप लाइक यू आर इंश्योरिंग कि दूसरे कंट्रीज के कंपेटिटर्स इस सेक्टर में नहीं एंटर कर पाए, एंड एट द सेम टाइम अगर आप उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सारे वेज में, लाइक ऑल ऑफ दीज, नॉट जस्ट फाइनेंशियली नेसेसरीली, बट आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दैट काउंट्स एज प्रोटेक्टिंग दैट इन्फेंट इंडस्ट्री। एंड इट इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग जो कि लाइक गलत इन द सेंस कि उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है। ऑल ऑफ दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स टू डू, एंड सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने किया था, बट नाउ दे डोंट like want to sort of admit that they had done this in their own time. एंड जब हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का, तो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द आर्टिकल वाज आल्सो कि ऑफ कोर्स द ऑथर सेज कि ब्रिटेन में 17th and 18th century onwards actual, sorry give me one second, हाँ, तो 17th and 18th century onwards एक्चुअल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुए थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। बट उसके पहले भी ही गिव्स दिस एग्जांपल ऑफ द ट्यूडर मोनार्क्स 15th सेंचुरी में, जब हेनरी द सेवेंथ ने भी लाइक वेरी सिमिलर इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए थे। लाइक वो वुलन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने लाइक रॉयल मिशंस को लाइक डिपार्ट किया था टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ पर वुल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कौन से लोकेशंस में। एंड जो लो कंट्रीज एट दैट टाइम वुड हैव बीन उस एम्पायर के सॉर्ट ऑफ एजेस और बियॉन्ड दैट, जो छोटे मोटे सॉर्ट ऑफ अदर what are they called, like lords and all of that, उनके skilled workers को पोच भी किया था। like if they have skilled workers you can bring them in अपने into your fold and you can use their labor and their experience। रॉ वुल के एक्सपोर्ट पे उन्होंने बहुत अग्रेसिवली ड्यूटीज एंड टैरिफ्स लगाया था, टेम्पोरेरली रॉ वुल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था कि अब लाइक हमारे यहाँ से वी कैन नॉट export raw wool at all। एंड हाजुन सांग सेज कि इसका सक्सेस जब हम लोग को लाइक वी डोंट एग्जैक्टली नो हाउ सक्सेसफुल दिस वाज, क्योंकि उतना लाइक इंटेंस रिकॉर्ड्स भी नहीं है टू से वेदर दिस वाज सक्सेसफुल और नॉट। बट ही डज से दैट वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनिशियल सक्सेस ब्रिटेन का था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में उनका एक बहुत ही लाइक अच्छा खासा बूम हुआ था इकोनॉमिकली, दैट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट दिस। तो इवन इन द 15th एंड 16th सेंचुरी उधर के मोनार्क्स के प्रैक्टिसेस जो थे, while that is not like directly relevant, but it is an example of how they were using similar policies, and that sort of stabilized them for the industrialization period. Like that is why they were stable and powerful enough to actually lock in during the industrialization period, and उस era का completely फायदा उठा पाए, something like that। And so when we talk about, like we just talked about Britain and even US के लिए,
उनका हिस्टोरिकली दे हैड एक्सट्रीमली हाई टैरिफ्स, एंड इवन मोर देन ब्रिटेन यूएस ने यूज़ किया था इन्फेंट इंडस्ट्री प्रमोशन स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे द ऑथर सेज कि एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियन है पॉल बेरोक, आई थिंक ही इज कॉल्ड, उन्होंने ही कॉल्ड द यूएस द मदर कंट्री एंड द bastion ऑफ मॉडर्न प्रोटेक्शनिज्म। जो मॉडर्न प्रोटेक्शनिज्म एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं उसका मदर कंट्री द यूएस इज बीइंग कॉल्ड। एंड so because Britain did not want to industrialize उसका American colonies, but once America gained independence दे फुल्ली वेंट इन एंड उनका बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट किए टू मेक श्योर कि लाइक उनका जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज है, अदर इंडस्ट्रीज है, दे आर ऑल प्रोटेक्टेड एंड दे आर ऑल एबल टू ग्रो इन दिस सॉर्ट ऑफ कंटेन्ड एनवायरनमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है। एंड yeah, like I had mentioned the tariff example earlier, it was 12.5, but then during wartime वो double होके it I guess became like 25% or something like that, and वो level of tariff को continue किया गया था after the war ended, just to make sure that the American economy is able to sort of stabilize itself and grow इन अ कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर बाहर से बहुत ज़्यादा लाइक मूवमेंट नहीं है और बाहर से एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं एंटर कर रही हैं कंट्री के अंदर। एंड ओनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब यूएस का इंडस्ट्रियल सुप्रेमेसी इस्टेब्लिश हो गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो ऑलरेडी इतने सालों से अपना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के बाद जब वो बहुत पावरफुल हो गए, उसके बाद यूएस ने अपने ट्रेड को लिबरलाइज किया। तो वी कैन सॉर्ट ऑफ इमेजिन एंड वी कैन पिक्चर कि कितने टाइम तक दे हैड दीज सॉर्ट ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री प्रमोशन स्ट्रेटजीज, कितने टाइम तक दे हैड aggressively high tariffs and they had protected their own sort of interests, and only second world war के बाद they allowed कि now they had a laxer take on how they were trading. And then because the author talks about them country wise, बहुत ही like briefly we can touch upon some of them, not all the countries, कि फ्रांस एंड जर्मनी के लिए भी लाइक इन सब का ट्रजेक्टरी टू सम एक्सटेंट बहुत सिमिलर है। देर आर सम डिफरेंसेस दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट, बट फॉर द मोस्ट पार्ट अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू से देखें तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी सिमिलर ट्रजेक्टरी कि दे ऑल हैड यूज्ड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स जब उनको ज़रूरत था। तो फ्रांस एंड जर्मनी भी आर नोन टू बी sort of countries and economies that had used free trade to get to where they are. Magar again, the author says ki they were very strong proponents of infant industry protection, and unka tariff protection jo tha that was still less than Britain or the US. So we can imagine kitna high it was for for Britain and for the US. France had and then for a lot of these countries there is also its trajectory mein there's a brief period of them trying out free trade and then realizing ki that is not working for them, and then they go back to being aggressively protectionist of their industries, and this is happening like 18th century or early 19th century. सो अगेन दे हैव डन देयर एक्सपेरिमेंट बहुत पहले, जबकि जिस टाइम पर बहुत सारे दूसरे कंट्रीज कॉलोनियलिज्म से जूझ रहे हैं या फिर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हैं। आधे कंट्रीज तो कॉलोनाइज्ड ही थे इफ वी सॉर्ट ऑफ go back to that, but while these other countries were dealing with completely different contexts, इन सारे कंट्रीज ने अपना सारा एक्सपेरिमेंटिंग किया है एंड दे हैव ट्राइड आउट डिफरेंट थिंग्स, दे हैव गॉन बैक टू free trade, they have come back to protectionism and realized that protectionism is working for them. So the point is that like they've used all everything that was available to them, and जो भी उनके best interest में था they have done that. Similarly, like Sweden had very like protectionist policies, फिर उन्होंने फ्री ट्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट किया एंड उसकी वजह से इतना like उनका घाटा हुआ, इतना उनके लिए नेगेटिव सॉर्ट ऑफ
result था उसका, that they immediately went back to protectionism. And so these examples are also to show not that protectionism is better than free trade, but to simply show that history is not necessarily what we are told it is. The takeaway from this is not that हर कंट्री को प्रोटेक्शनिज्म एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यूज करना चाहिए, या फिर ये भी नहीं है इसका टेक अवे कि फ्री ट्रेड तो इनहेरेंटली बहुत खराब चीज़ है और किसी को नहीं करना चाहिए, वो नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट वो सिचुएशनली होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किस कंट्री का क्या स्टेज है ऑफ ग्रोथ, उनका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली वो किस टाइप के पॉलिसीज के लिए रेडी हैं, एंड देन वी इम्प्लीमेंट दैट। सो द सॉर्ट ऑफ द टेक अवे इज ऑल्सो दैट द कंट्री मेक्स दिस कॉल फॉर देम सेल्व्स, कि वो खुद इंटरनली हर कंट्री एनालाइज कर सकता है टू सी व्हाट विल वर्क फॉर देम, and rather than taking up, if these Western countries have said that free trade works, then we must engage in free trade. It is not that. So that is sort of one of the major things that Chang is saying in this article, कि कोई भी कंट्री का एग्जाम्पल से हम लोग ये नहीं कहना चाह रहे कि वन इज बेटर देन द अदर। Lastly, there was also the example of Japan and East Asia, and iska bhi same, like the idea sort of using Japan as an example is that it was uska trajectory was quite different from all of these other countries जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, कि इनिशियली मिड 19th सेंचुरी में अनइक्वल ट्रीटीज के थ्रू जापान वाज फोर्स्ड इनटू फ्री ट्रेड, तो टैरिफ्स उनका फोर्सिबली बहुत लो था, Japan was not allowed to protect its infant industries, and जो tools यूरोप एंड यूएस ने पहले यूज किया था जापान, एंड ऑल ऑफ दिस वाज थ्रू व्हाट वाज इन द ट्रीटीज, कि ये लिखा है कि यू कैन नॉट sort of engage in these sort of policies to move further. जापान could also not use वो सारे tools जो यूएस एंड यूरोप ने यूज किया था। एंड देन 1911 में जब जापान टैरिफ ऑटोनॉमी रीगेन करता है आफ्टर a lot of things, and I think after the First World War, तब जापान जब इंटरनली डिसाइड कर रहा है व्हाट इट विल डू, तब जापान रेजेस टैरिफ्स, तब वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, तब वो कोऑर्डिनेटेड स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, एंड इसका रिजल्ट यही होता है कि बहुत ही क्विकली वो कैचअप करता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो सॉर्ट ऑफ द की सॉर्ट ऑफ टेक अवे, या फिर इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ आप कह सकते हैं, इज दैट नंबर वन, कंट्रीज जो कम डेवलप्ड हैं उनका कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा है। अगर आज के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हम ये कह रहे हैं कि जो यूएस और यूके ने 200 साल पहले किया था, या नहीं किया था एक्चुअली, लाइक दे डिड नॉट डू इट, बट जो उन्होंने बहुत रिसेंट हिस्ट्री में किया है तुम सेम चीज़ करो, तो हम उनके कॉन्टेक्स्ट को डिनाई कर रहे हैं, हम उनके हिस्ट्री को भी डिनाई कर रहे हैं, कि सबसे पहले तो आपको ब्रिटेन और फ्रांस ने कॉलोनाइज ही किया था, एंड उसी के थ्रू वो इस लेवल तक पहुंचे भी, एंड नाउ दे आर सेइंग कि आप फ्री ट्रेड एम्प्लॉय करिए सो दैट all of us can also benefit from it and not just your country. So this is the modern version of kicking away the ladder. So the point is that global economic system आज का restricts development and restricts the pathways to development जो कि historically बहुत essential थे, in the sense that if today's countries are not encouraged to protect their industries, if they are not encouraged to you know take matters into their own hands and अपने खुद के इंडस्ट्रीज के लिए जो बेहतर है वो करे, अगर उनको इस चीज़ के लिए इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, रादर देन दैट यू आर टेलिंग देम कि आप चाहे आप जिस भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हो, चाहे आपका कंट्री जिस भी कंडीशन में हो, आप फ्री ट्रेड में एंगेज करिए, आप अपने ट्रेडिंग में उतने रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, एक्सटर्नल प्लेयर्स को आप एंटर करने दीजिए। इफ दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग, then you are kicking away the ladder for these countries, and you are sort of, in a very like basic sense, you are lying to them. Like what else to say, like you are lying to them, and also you are making sure that आपके interests protected हैं rather than उस country के, and so it is an uneven playing field at the end of the day. The point is that
उनके लिए स्ट्रिक्टर ट्रेड रूल्स हैं, उनके लिए लाइक आप कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनको कह रहे हैं कि तुम इस तरीके से करो, जबकि आपको पता है दैट विल नॉट वर्क। एंड सो थ्रू ऑल ऑफ दिस द ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज आर किकिंग अवे द लैडर टू मेक श्योर कि जिस तरीके से वो खुद उस लेवल तक पहुंच टॉप तक पहुंचे, कोई और उसको रेप्लिकेट ना कर पाए। एंड बाय एक्सटेंशन they will never have competition. If you don't let anyone else get to that point or even try to get to that point, then आप क्या कर रहे हैं? You are just making sure कि वो जो 2-4 countries टॉप पे हैं वो ही politically, economically, socially, in every sense ज़्यादा strong रहे हमेशा, और उनके पावर को कोई क्वेश्चन भी ना कर पाए at any point. So yeah, I think that was sort of um all I had to say. And अगर किसी को कुछ कहना है तो प्लीज। This was a wonderful session. Thank you, Sarah. Um, I think we all learned a lot. And I think ये तुबा ने भी सही बात बोली है कि पूरी पूरी किताब पढ़ना, एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज कि अक्सर लोग पहले एक आर्टिकल छापते हैं, फिर वो आर्टिकल का जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है वो बुक में छपता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक स्विचिंग टू आर्टिकल्स इज अ बेटर फॉर्मेट, क्योंकि उसका निचोड़ आ ही जा रहा है हमें। एंड मे बी वी कैन लीव द बुक्स फॉर दोज हु वांट टू डू मोर रिसर्च ऑन दैट टॉपिक, बिकॉज जिस तरह से सब कुछ चल रहा है पूरी पूरी किताब पढ़ना तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल बात हो गई है। हाँ। हम्म। तो अगर किसी और के कोई आर्टिकल सजेशंस हैं, अब अच्छे आर्टिकल ढूंढना भी एक मतलब जो थोड़ा सा इस दुनिया में है एकेडमिक्स वगैरह में, वो अच्छे, व्हेन वी से आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल, नॉट न्यूज़पेपर आर्टिकल, बट वो भी ढूंढना थोड़ा सा एक बात है। अक्सर जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, आई थिंक दे ऑफन कम अक्रॉस इट, तो दैट वुड बी अ स्ट्रगल। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास है इस तरह के कंसाइज आर्टिकल्स, तो प्लीज डू लेट अस नो। दैट्स द रीजन आई सेड ना सानिया की पीएचडी करने वालों के पास ही स्पैन है, और वो जो एक्चुअली पढ़ता लिखता रहता है ना, जो तो करिकुलर में ही काफी सारी चीजें रहती हैं जिसको पढ़ा जा सकता सही है आउट ऑफ। सही सही, आई कंप्लीटली एग्री विद यू सुबह। मुझे हाँ, और नहीं लग रहा ऑल्सो इन सम सेंस जिन लाइक अगर आप पीएचडी करें देन दिस इज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ योर वर्क कि आपको करना ही पड़ेगा। एंड है। if for us, because this is not sort of part of our work, तो हम्म टाइम भी कम मिलता है एंड मोटिवेशन भी कम है, एंड इट इज जस्ट लाइक समटाइम्स इट बिकम्स टू मच ऑल्सो टू टेल योर सेल्फ कि नहीं ये पूरा किताब पढ़ना है, दैट इज लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो। या या दैट्स ट्रू। इतना टाइम थोड़ा सा मुश्किल ही होता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आई वंडर अरुंधति रॉय का कोई जर्नल आर्टिकल है कि नहीं। इट वुड बी सी interesting for our next discussion. ये उसके बुक्स का एनालिसिस का है, तो या लेट्स हाँ। सी टू नंदीलेस हम लोग इंशाल्लाह ढूंढेंगे, और जनवरी में भी कुछ इंशाल्लाह ऐसे ही इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सारा फॉर बीइंग सो वेल प्रिपेयर्ड, Jazakallah. Jazakallah. Thank you so much everyone for joining. and we love to for you to be here in all our book club sessions. Yes, inshallah I'll join. I'll definitely join and try to read also. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके देन, सब लोग से मिलते हैं अगले संडे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैव अ गुड वीकेंड, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। Yes, Happy New Year. Allah Hafiz.